Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is the third part of exercise number 1.1 based on types of relations. In the first two sessions, we have covered questions up to question number 7. Today we will start question number 8. Probably today we will complete the exercise by anyhow. Question number 8 says, show that the relation R in the given set A 1, 2, 3, 4, 5 given by R equal to ordered pair A comma B such that modulus A minus B is an equivalence relation. ठीक है, पहले यहां तक रीड करते हैं. एक रिलेशन है A, एक सेट है A, इसके अंदर रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया है. वही ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस इवन हो. मॉडुलस A माइनस B का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो तो मॉडुलस एक्स का मतलब हो गया एक तरीके से, है ना. मॉडुलस ए माइनस बी का मतलब हो गया डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. इफ द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज, लेट अस से मैंने कहा कि 5 and 2 का डिफरेंस बताओ, तो क्या कहोगी? 3. लेकिन मैंने कहा 2 and 5 का डिफरेंस बताओ, तो भी आप 3 कहोगे. तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो मॉडुलस ए माइनस बी का सिंपल मीनिंग हो गया, सिंपल भाषा में, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. तो मैंने क्या कहा था, रिलेशन को इजी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे ना हमारे माइंड में, तो फटाफट से कर पाएंगे. अब 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबर्स हैं, इसमें से वो ऑर्डर पे सेलेक्ट करो जिनका डिफरेंस क्या हो? इवन हो. जिसका डिफरेंस इवन हो, है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल 1, अब 1 के साथ 2 ले लूंगा, तो 1 और 2 का डिफरेंस 1 होता है. 1 तो ऑड होता है, ना. तो 1 and 3 लेना पड़ेगा, डिफरेंस इवन. 1 and 5 लेना पड़ेगा, डिफरेंस इवन. इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है. सीधा सीधा उसने नहीं कहा कि इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है, बट हमको पता है हम करेंगे तो वो इक्विवेलेंस क्लास वाला क्वेश्चन, तो उसको बाद में देखते हैं. पहले इतना करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन लिखते हैं हम, क्या गिवन है. क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? हियर रिलेशन आर इन द सेट ए सेट को डिफाइन कर देते हैं. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है. is defined as डिफाइन किया गया है R इक्वल टू A comma B such that modulus A minus B is even. modulus A minus B is even. ये हो गया क्वेश्चन गिवन. अब एज पर दिस इंफॉर्मेशन मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले रिलेशन R के ऑर्डर पेयर लिखना शुरू करता हूं. ओके, क्योंकि 5 ही नंबर्स हैं तो वी कैन राइट द रोस्टर फॉर्म. ओके, स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के साथ किसका डिफरेंस इवन होगा? मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन का मतलब समझ आया ना, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इवन. तो 1 के साथ किसका डिफरेंस इवन होगा? 3. देन 1 के साथ 5. 1 का काम हो गया. स्टार्ट करते हैं 2 के साथ. 2 के साथ किसका डिफरेंस इवन होगा? ओनली 4 का. एंड 3 के साथ 1 का भी होगा. पीछे भी जाना है ना. 3 के साथ 1 का भी होगा एंड 3 के साथ 5 का भी होगा. ओके, नाउ 4 की बारी. तो 4 के साथ 2 का होगा. अच्छा देखो, एक चीज गलत कर रहे हैं ना, 1 के साथ 1 का भी तो होगा. 0 इज ऑल्सो इवन. तो सब कुछ गलत कर दिया. बिल्कुल सीक्वेंस में ही चलेंगे अपन, स्टार्टिंग से. बिल्कुल सबसे पहले 1 के साथ 1 का भी होगा, है ना. 1 के साथ 1 का डिफरेंस इवन होगा, 1 के साथ 3 का डिफरेंस इवन होगा एंड 1 के साथ 5 का डिफरेंस इवन होगा. अब सारे हो गए 1 के. अब बात करते हैं 2 के साथ. सबसे पहले 2 का एंड देन 4 का. दैट्स इट. अब 3 के साथ सबसे पहले स्टार्टिंग से आओ, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों नंबर देखो. तो 1 के साथ, अगेन 3 के साथ एंड अगेन 5 के साथ. अब 4 के साथ भी स्टार्टिंग 1 से सोचो. 1 से नहीं होगा, 2 से होगा एंड देन 4 से होगा ना. ठीक है. अब 5 से सोचो. 5 के साथ 1 का भी होगा, देन 5 के साथ 2 का नहीं होगा, 5 के साथ 3 का होगा ना. एंड देन 5 के साथ 5 का खुद का डिफरेंस इवन होगा. दैट इज इट. ठीक है, ये हमने रोस्टर फॉर्म लिख ली. अब सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वही रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी प्रूव करेंगे. अब देखो, प्रूव करना है कि है,
प्रूव करना है कि है, तो मैंने कहा प्रूव करने के लिए तो वर्बल स्टेटमेंट सही होंगे। अगर ये प्रूव करना होता कि नहीं है तो क्रॉस एग्जाम्पल चाहिए होगा, है ना। तो हालांकि हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिया, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको वर्बल स्टेटमेंट। वैसे चाहो तो विदाउट वर्बल स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे सपोज करो मेरे को लिखना है 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे ही हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके डबलेट्स मौजूद हैं। एक लाइन लिख के अपन कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, बट वो फिर हर एक क्वेश्चन के लिए अलग पैटर्न याद करने जैसा हो जाता है। तो अपने कॉमन पैटर्न याद करें वर्बल स्टेटमेंट्स, और वर्बल स्टेटमेंट कभी ना कभी तो हमने को ध्यान में करना सीखना ही पड़ेगा ना। वर्बल स्टेटमेंट्स करना वैसे भी सीखना ही पड़ेगा। हाँ जी, एक मिनट। हम्म, ठीक है, चलो रिफ्लेक्सिविटी स्टार्ट करें, ट्राई करते हैं वर्बल स्टेटमेंट्स। रिफ्लेक्सिविटी नहीं सर, अपलोडिंग चलने दो, ये लंबी चलेगी, एक दो घंटे। पहले अगर अपने को काम नहीं आ रही ना, तो एक काम करो, प्रोजेक्टर बंद कर दो, कंप्यूटर चले रहने दो। हाँ, रिफ्लेक्सिविटी है ना। तो चलो, रिफ्लेक्सिविटी में अपने को स्टेटमेंट लिखना है ना, तो मैं क्या लिखता हूं कि कोई भी ए नाम का एलिमेंट जो सेट ए से, सेट ए में 1 2 3 4 5 मुझे पता है, और उन सबके डबलेट मौजूद है, तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, हेयर फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू सेट ए वी हैव ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई सा भी ले लो सेट ए से, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, रीजन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर देख लो, दिस इज नॉट द रीजन कि ऊपर देख लो, ऊपर से देख लो सब कुछ कर रहा है ना। अगर अपन ने स्टेटमेंट लिखा है तो अब स्टेटमेंट का स्टेटमेंट फॉर्म में रीजन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए कोमा ए का डिफरेंस हमेशा जीरो होता है और जीरो हमेशा इवन होता है। सिंपल एज एज मॉड्यूलस ए माइनस ए इक्वल टू जीरो इज इवन, is even, so it is reflexive, so it is reflex। ठीक है, खत्म, रिफ्लेक्सिविटी का काम हो गया, सो इट इज रिफ्लेक्स। चलते हैं आगे, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी, ठीक है। अब सिमेट्रिसिटी में क्या करना है कि उल्टा उल्टा सबका है, उल्टा फुल्टा सबका मौजूद है, तो उल्टा फुल्टा सबका मौजूद है ये अपने को लिखना है। ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना कि ए और बी कैसे भी ले लो आप सेट ए से, अगर अगर ए कोमा बी है, सारे ए कोमा बी तो है नहीं भाई, 1 1 1 2 1 3 1 4 है तो नहीं, लेकिन जो जो भी ए कोमा बी है उनके बी कोमा ए जरूर है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा, पहले एज्यूम करूंगा कि मान लो ए कोमा बी है, ठीक है, फिर उससे क्या रिजल्ट निकला, फिर उससे उस रिजल्ट से क्या रिजल्ट निकला, और फिर उस रिजल्ट से फिर एंड में प्रूव कर दूंगा कि बी कोमा ए बी है। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि हेयर फॉर एनी ए कोमा फॉर एनी ए एंड बी, है ना, ए कोमा बी बिलोंग टू सेट ए। देखो अभी ब्रैकेट मत लगा देना, अभी अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, है ना। अभी तो अपन ये बात कर रहे हैं कि सेट ए में से कोई भी ए और बी नाम के दो एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है। सपोज करो मेरे को लिखना है 3 सेट ए में, तो ऐसे तो लिखूंगा 3 बिलोंग्स टू सेट ए, और मेरे को लिखना है 3 और 5 दोनों सेट ए में है, तो क्या लिखूंगा, या तो अलग अलग लिख दूंगी 3 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए, अदरवाइज कैसे लिख सकते हो 3 5 बोथ बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो ए और बी यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स है, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में होते हैं, सेट में थोड़ा ना होते हैं, सेट में तो एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो फॉर एनी ए, छोटी छोटी चीजों के एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, है ना। फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, और मान लो लेट अस अज्यूम कि ए कोमा बी वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, ये कब होगा रिलेशन आर में, ये तभी रिलेशन आर में होगा जब मॉडुलस ए माइनस बी इवन होगा, समझ रहे हो, जब मॉडुलस ए माइनस बी इवन होगा। अब इवन होने का मतलब क्या होता है कि मॉडुलस ए माइनस बी की वैल्यू जो भी है वो 2k के बराबर है, सम कांस्टेंट k इंटू 2। कोई भी नंबर इवन कब होता है,
जब उसकी वैल्यू 2k के बराबर हो, जहां पे k कोई भी कांस्टेंट हो, है ना। अब अगर मॉडुलस a माइनस बी की वैल्यू 2k के बराबर है, लेट अस अज्यूम, तो मॉडुलस b माइनस a की वैल्यू भी 2k के बराबर होगी या नहीं होगी? होगी ना, होगी ना, क्योंकि मॉडुलस a माइनस बी और मॉडुलस b माइनस ए एक ही चीज होती है। मॉडुलस 5 एंड मॉडुलस माइनस 5 दोनों बराबर है, तो जब ये वैल्यू ही बराबर है तो 2k भी 2k के बराबर ही होगा। एंड इफ मॉडुलस b माइनस ए इक्वल टू 2k है, तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि b कॉमा a, या फिर पहले इवन वाली बात भी लिख लो, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मॉडुलस b माइनस ए भी इवन है, और उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि b कॉमा a बिलोंग टू आर करेगा। ठीक है, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? इस तरीके से, है ना। सारे के सारे ए कोमा बी तो है नहीं, जो जो ए कोमा बी रिलेशन आर में है उन ए कोमा बी के बी कोमा ए बी है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि कोई ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं जो रिलेशन आर में है। उससे रिजल्ट क्या निकला इस पर द गिवन क्वेश्चन की वो इवन है। फिर कुछ को कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कवर करेंगे। उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट निकालेंगे जिससे बी कोमा ए बी रिलेशन आर में हो जाए। तो वो निकाल लिया हमने, बी माइनस मॉडुलस बी माइनस ए को इवन प्रूव कर दिया, ये वाला स्टेटमेंट निकल गया वो मैथमेटिकल। अब अगर मॉडुलस बी माइनस ए इवन प्रूव हो गया तो बी कोमा ए बी रिलेशन आर में होगा। स्टार्ट मैंने यहां से किया अजम्पशन करने से, खत्म यहाँ पे हुआ। तो इससे क्या साबित होता है कि जब जब ये है तब तब ये भी होगा, दैट मीन्स द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, चलो लास्ट, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, हाँ, ट्रांजिटिविटी में क्या करना होगा कि एबीसी तीन एलिमेंट्स लेने होंगे, और ये पहले मानना पड़ेगा कि ए कोमा बी रिलेशन आर में है, साथ में बी कोमा सी भी रिलेशन आर में है, फिर उनसे स्टेटमेंट्स निकाल के प्रूव करना होगा कि ए कोमा सी भी होगा। तो चलो पहले अपन तीन एलिमेंट्स निकालते हैं सेट ए से। हेयर फॉर एनी ए कोमा बी कोमा सी विच आर बिलोंगिंग टू सेट ए, लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट रिलेशन आर। ऐसा मान लेते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ओके, इससे क्या प्रूव होगा? इससे ये प्रूव होगा कि मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। उससे क्या प्रूव होगा जो अभी प्रूव किया अपन ने, कि मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल टू सम 2k। ठीक है, अब दूसरी चीज मानो, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 लिख दूंगा मैं नीचे, है ना। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया मेरा, कि ए माइनस बी मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल टू 2k, स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। अब अगेन अज्यूम करो कि बी कोमा सी भी रिलेशन आर में है, एंड इफ बी कोमा सी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू रिलेशन आर, उससे स्टेटमेंट क्या निकलेगा बोलो? मॉडुलस बी माइनस सी, मॉडुलस बी माइनस सी शुड बी इवन, और उससे स्टेटमेंट क्या निकलेगा कि नॉट नॉट 2k, जरूर थोड़ा कांस्टेंट सेम ही हो, 2l ले लो, 2l ले लो। ओके, समझे? कांस्टेंट सेम नहीं ले सकते ना अपन, अपने को कोई ऊपर से थोड़ा सपना आ रहा है कि सेम कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या ले लूंगा, स्टेटमेंट नंबर 2। इसको स्टेटमेंट 1 ले लिया, इसको स्टेटमेंट 2 ले लिया। अब अगर मैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 को ऐड करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, एडिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा ऐड करने से? देखो एलएचएस ऐड करोगे तो मॉडुलस ए माइनस बी में मॉडुलस बी माइनस से ऐड करेंगे तो पता है क्या होगा? मॉडुलस ए माइनस सी। कैसे होगा देखो, मॉडुलस ए माइनस बी प्लस इस, वो भी मॉडुलस में, ये भी मॉडुलस में, तो मॉडुलस कॉमन लगा दो और अंदर से अंदर ए माइनस बी माइनस सी जोड़ दो, तो माइनस बी से प्लस सी कट गया, क्या बचा? मॉडुलस ए माइनस सी बच गया। और उधर क्या आरएचएस क्या होगा? 2k प्लस 2l। 2k प्लस 2l को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू के प्लस एल, बोलो। एंड 2 इंटू के प्लस एल, के इज अ कांस्टेंट, एल इज अ कांस्टेंट, तो के प्लस एल इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 आ रहा है, तो एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 आ रहा है, दैट मींस इट इज ऑल्सो इवन। दैट मींस कि a माइनस सी इज इवन, मॉडुलस a माइनस सी इज इवन। एंड इफ मॉडुलस a माइनस सी इज इवन, उससे क्या इंप्लाई हो रहा है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, समझ आया?
तो इन शॉर्ट हमने ये अजम्पशन किया कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर है, फिर ये अजम्पशन किया कि बी कोमा सी बिलोंग टू आर है, और इन दोनों अजम्पशन से ये प्रूव कर दिया कि ए कोमा सी बिलोंग टू आर। देखो एक बार भी मैंने ऊपर से एक भी ऑर्डर्ड पेयर का हवाला नहीं दिया, मतलब उनका रेफरेंस नहीं लिया, सब स्टेटमेंट फॉर्म में प्रूव किया है। ये करना आना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आप कहोगे सर फिर वो क्यों लिखा जब उसकी जरूरत ही नहीं थी? वो इसलिए लिखा क्योंकि एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2। इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 को दो पोर्शंस में तोड़ दिया, एक लिया 1 3 5, एक लिया 2 4। देखो 1 3 5 एंड 2 4 म्यूचुअली डिसजॉइंट है। इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, जिन पोर्शंस में आप तोड़ रहे हो वो डिसजॉइंट होने चाहिए। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो वापस सेट ए हो जाएगा, 1 3 5 एंड 2 4 का यूनियन कर दें तो वापस 1 2 3 4 5 हो जाएगा। प्लस इस 1 3 5 के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, इस 2 4 के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। ऐसा अपने को प्रूव करना है एक्चुअली, ऐसा अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब आप देखो 1 3 5 में 1 1 भी है, 1 3 भी है, 1 5 भी, ऊपर जो अपन ने रोस्टर फॉर्म बनाई है कि नहीं है, 1 1 है, 1 3 है, 1 5 है, फिर 3 1 है, 3 3 है, 3 5 है, फिर 5 1 है, 5 3 है, 5 5 है। तो सारे के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। और 2 4 के अंदर आ जाओ, 2 2 है, 2 4 है, 4 2 है, 4 4 है, उसमें भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा कि 1 2 हो रहा हो, या 1 4 हो रहा हो, या 2 1 हो रहा हो, या 2 3 हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है? अब या तो वापस वही चीज कि इसको प्रूव करने के लिए वापस रोस्टर फॉर्म में से एलिमेंट्स निकाल निकाल के करें, नहीं तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे देखें, स्टैंड मतलब उसमें वर्बल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको भी, है ना? कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम एक चीज कह सकते हैं कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट्स ऑड हैं और 2 4 के सारे एलिमेंट्स इवन है। दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है, सिमिलरली दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है, लेकिन किसी ऑड और किसी इवन नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं हो सकता। अंडरस्टूड है ना? दो ऑड नंबर कोई से भी सोच लो, या तो चलो 5 ही एलिमेंट्स, दुनिया का कोई से भी दो ऑड नंबर सोच लो, उनका डिफरेंस हमेशा इवन होगा। दुनिया के कोई से भी दो इवन नंबर सोच लो, उनका डिफरेंस हमेशा इवन होगा। बट ऑड और इवन का डिफरेंस कभी भी इवन हो सकता है कि नहीं होगा? जैसे 1 एंड 9, नहीं दोनों ऑड ले लिया, 1 एंड 8, 1 ले लिया ऑड, 8 ले लिया इवन, डिफरेंस 7 आ रहा है, 7 इवन थोड़ी ना। समझिए, तो इस तरीके से करेंगे अपन इसको। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं फिर। नाउ नाउ सेट सेट 1 3 5 set 1 3 5 contains all the odd elements from set A, फ्रॉम सेट एक से सारे ऑड एलिमेंट्स निकाल के सेट 1 3 5 में रख दिए। एंड सेट 2 4 contains set 2 4 contains all the even elements from set A। एंड वी नो दैट करके लिख लेंगे। एंड वी नो दैट जहां लिख देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि अंडरस्टूड चीज है। एंड वी नो दैट the difference of any two, पहले ऑड की बात कर लेते हैं, एनी टू ऑड नंबर्स is always even so each element of set 1 3 5 are related to each other। each element of set 1 3 5 are related to each other। अब इवन की बात कर लेते हैं कि ये लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे। also we know that
we know that the difference of any two even numbers is also even. The difference of any two even numbers is always even. So each element of set, so each element of set 2 4 is also related to each other. यहाँ पे is आएगा, is related है ना, ठीक है, is also related to each other. और अब एक चीज और प्रूव करनी है कि इसका कोई एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एंड इट इज ऑल्सो नॉन, ये भी जानी पहचानी बात है, इट इज ऑल्सो नॉन दैट difference of the difference of a even, the difference of an even and an odd number is always is not even लिखो, हमको ऑड की भाषा नहीं लिखनी, हमको इवन की भाषा करनी है कि इवन है या नहीं है ना, तो इज नॉट इवन, इज not even. So no element of set 1 3 5 is related 1 3 5 is related to any element of set 2 4. लास्ट में लिख देना प्रूव्ड. ठीक है, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते. शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, दो रिलेशन गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, हर एक रिलेशन जो है इक्वालेंस है. तो दो क्वेश्चन है एक में, है ना, पहला वाला रिलेशन भी इक्वालेंस है और दूसरा वाला रिलेशन भी इक्वालेंस है. और फिर क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन. फिर वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आपको बताने, दोनों ही केसेस में. चलो एक एक क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. पहला रिलेशन है कि मॉडुलस a माइनस बी शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 4. तो मॉडुलस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है a और b का जो डिफरेंस है, a और b का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है. ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में ए और बी का डिफरेंस 2 का मल्टीपल चेक कर रहे थे अपन, इवन का मतलब क्या होता है 2 का मल्टीपल, यहाँ पे 4 का मल्टीपल चेक करना है. ठीक है, क्लियर है, समझ आया. चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो कॉमन लाइन लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपना ना पहले. फर्स्ट पार्ट में है हेयर रिलेशन आर, या एक काम करो फर्स्ट पार्ट अभी मत नोट डाउन करो, पहले कॉमन रिलेशन सेट ए को कॉमन लिख लेते हैं ना. हेयर set A is given as set A is given as, तो set A तो कॉमन है ना वैसे भी दोनों के लिए, is given as किस तरीके से गिवन है, A इक्वल टू x belongs to any integer, z means integer, and x is greater than equal to 0 and less than equal to 12. सीधी भाषा में बात करूं तो 0 से लेके 12 तक के इंटीजर्स चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, सीधी भाषा में बात हो गई है. ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में रिलेशन आर डिफाइन है सेट में, रिलेशन आर इन द सेट ए is defined as r equal to a comma b type के ordered pair such that modulus a minus b, that means the difference of a minus b is a multiple of 4. ये हो गया क्वेश्चन.
अब पहले तो प्रूव करना है कि वही इक्वालेंस है, इक्वालेंस के लिए वही तीन चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है ना, तो सेम टू सेम पिछली बार की तरह करेंगे कि सेम सेम का डिफरेंस जीरो होता है और जीरो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। ओके, जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, जीरो हर एक की टेबल में आता है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करो, 4 × 0 0 होता है ना, तो 0 4 का मल्टीपल हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो मैं क्या लिखता हूं, हेयर बिल्कुल पहले की तरह करेंगे, हेयर फॉर एनी ए, पिछली बार का एक तरीके से कॉपी पेस्ट है, हेयर फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ए, वी हैव ए कोमा ए बिलोंग टू रिलेशन आर, रीजन लिख देंगे एज मॉडुलस ए माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। चलते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी भी सेम पहले की तरह, ए कोमा भी अज्यूम करेंगे और फिर उसे बी कोमा, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है पिछले क्वेश्चन का, नो चेंज है ना, बस उसमें इवन इवन लिख रहे थे, इसमें लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, चलिए, हेयर फॉर एनी ए एंड बी फ्रॉम सेट ए, फॉर एनी ए कॉमा बी फ्रॉम सेट ए। देखो इस बार मैंने रिलेशन आर की रोस्टर फॉर्म नहीं लिखी है, कोई फायदा ही नहीं, पिछली बार कोई फायदा हुआ लिखने का ना, बस ये है कि वो वन से रिलेटेड कौन से एलिमेंट्स होंगे वो फिर अपन ऐसे ही सोच के कर लेंगे, है ना। हेयर फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, मानना पड़ेगा यहाँ पे ना, मानना पड़ेगा कि ए और बी वैसे लिए हैं ताकि ए कोमा बी रिलेशन आर में है, ऐसा मानना पड़ेगा। अगर ए कोमा बी रिलेशन आर में है तो इससे क्या अजम्पशन निकलेगा, बोलो बेटा, इससे क्या अजम्पशन निकलेगा, मतलब इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, मॉडुलस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इससे ये अजम्पशन निकला, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और उसका मतलब ये है कि मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल टू सम 4 के, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया, 4 के। ओके, अब अगर मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल टू 4 के है तो क्या मॉडुलस बी माइनस ए इक्वल टू 4 के नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस ए माइनस बी एंड मॉडुलस बी माइनस ए तो सेम ही चीज होती है। और अगर मॉडुलस बी माइनस ए इक्वल टू 4 के है तो इसका मतलब हो गया मॉडुलस बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और अगर मॉडुलस बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब हो गया बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज द रिलेशन, द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये हो गई सिमेट्रिसिटी भी प्रूव, and in the same way we will prove what, transitivity। अब की बार तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, हेयर एनी फॉर एनी ए बी एंड सी, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, लेट, दो चीजें माननी है ना, पहले मानो कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बोलो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब मॉडुलस ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, एंड उसका क्या मतलब, उसका मतलब कि मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल टू 4 के, एंड दैट इज माय स्टेटमेंट नंबर 1। अगेन एक और चीज माननी है, लेट बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, वहां से क्या निकलेगा कि मॉडुलस बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, एंड मॉडुलस बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब कि बी कोमा सी बिलोंग्स, बी माइनस सी इक्वल्स टू 4 एल एल, है ना। स्टेटमेंट नंबर 2, एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2 we get, adding 1 and 2 we get, तो क्या मिलेगा, मॉडुलस के अंदर मॉडुलस जुड़ के मॉडुलस ए माइनस सी हो जाएगा, बोलो, और उधर 4 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, के प्लस एल,
k प्लस एल। इससे इंप्लाई होता है कि मॉडुलस a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और उससे फाइनली इंप्लाई हो जाएगा कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन R, हेंस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अरे पिछले क्वेश्चन में एक लाइन नहीं लिखी, तीनों हो गए थे तो अपने को लास्ट में लिखना था हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, लिख ली थी, तो इसके बाद भी लिखो इट इज ट्रांजिटिव, लास्ट में लिख देंगे हेंस द गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इधर भी वही काम किया हमने जो पिछली बार किया, कि अजम्पशन लिया a कोमा बी बिलोंग टू आर एंड b कोमा सी बिलोंग टू आर, और दोनों से प्रूव कर दिया कि a कोमा सी बिलोंग टू आर। सिमेट्रिसिटी में a की अजम्पशन लिया कि a कोमा बी बिलोंग टू आर, और उससे प्रूव कर दिया कि b कोमा a बिलोंग टू आर, और रिफ्लेक्सिविटी में प्रूव कर दिया कि सारे के सारे a कोमा a बिलोंग टू आर है। ठीक है, नाउ अब एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बाद में देते हैं। इसका जो मतलब बी पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट है, a इक्वल टू बी वाला रिलेशन, ये भी इक्वालेंस होगा, ये भी साथ के साथ ही प्रूव कर देते हैं। a इक्वल टू बी मतलब आपको सेम सेम एलिमेंट्स लेने हैं, 1 1 2 2 3, मतलब a और b इक्वल होने चाहिए, समझे, a और b क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मुझे बताओ a कोमा a टाइप के सारे एलिमेंट्स होंगे, कैसे कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि a बराबर a है, आपको a और b दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लेने हैं कि a और b बराबर हो, तो अगर आप a और a ले लोगे तो भी वो उसमें आएंगे क्योंकि a और a बराबर है। ठीक है, तो क्या चेंजेस होगा आप इसी में देख लो बेटा, इसको होमवर्क मार्क करना ना, इसी में देख लो, a कोमा a बिलोंग टू आर ये लिखूंगा मैं, बस यहाँ पे रिलेशन चेंज कर दूंगा, क्या लिखूंगा, रीजन, क्योंकि a बराबर a है, आपको रिलेशन स्थापित करना था a बराबर b, और a बराबर a हमेशा ही होगा, हमेशा a तो a के बराबर होगा ही ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है फिर, एस a इज ऑलवेज इक्वल टू a, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, हो गया रिफ्लेक्सिविटी। अब आ जाओ सिमेट्रिसिटी में, सिमेट्रिसिटी में वही a कोमा b बिलोंग टू r मान लेंगे, तो a कोमा b बिलोंग टू r मान लेंगे, तो इससे रिजल्ट निकालो, क्या निकलेगा, इससे रिजल्ट निकालो, बोलो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकलेगा। आप कौन से ऑर्डर पेयर ले रहे हो इस रिलेशन में जो बराबर है, तो a कोमा बी अगर रिलेशन R में है दैट मींस a और b बराबर है, तो इससे रिजल्ट निकला कि a बराबर b, अगर a कोमा बी बिलोंग, देखो उसने क्या कहा था, आप वही लो जिसमें a और b बराबर है, तो अगर आपने मान लिया सर a कोमा b है रिलेशन R में दैट मींस a और b बराबर है, अगर a और b बराबर है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि b बराबर है, a और b बराबर है, तो इसी स्टेटमेंट को रिवर्स करके लिख लिया कि b बराबर है, एंड इफ इट इज प्रूव्ड दैट b इक्वल टू a, इसका मतलब b कोमा a भी बिलोंग टू R करेगा, ये इंप्लाइज लिखा हुआ है, गलत है, पिछले क्वेश्चन में भी गलत हो गया था, बिलोंग्स टू R है, सो इट इज सिमेट्रिक। आ जाओ उधर ट्रांजिटिविटी में, एबीसी तीन एलिमेंट्स ले लिए, मैंने मान लिया कि a कोमा भी बिलोंग टू R है, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे क्या रिजल्ट निकला बोलो, a और b इक्वल है, a कोमा b बिलोंग्स टू R से रिजल्ट निकला कि a इक्वल टू b है, इसको मान लूंगा स्टेटमेंट नंबर 1, और फिर एक और अजम्पशन किया कि मान लो b कोमा c बिलोंग टू R है, तो उससे क्या रिजल्ट निकला, b इक्वल टू c, एंड दैट विल बी माय स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, अब फ्रॉम 1 एंड 2 अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम 1 एंड 2 a इक्वल टू c हो गया, अगर a इक्वल टू b है b इक्वल टू c है, देखो मैथमेटिक्स का तड़का तो लगाना ही पड़ेगा, इक्वेशंस कंपेयर करना एंड ऑल दैट, है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम statement number 1 and statement number 2 we get a equal to c, and if a equal to c that means a comma c belongs to R, सेम वही a comma b belongs to R अज्यूम किया, b comma c belongs to R अज्यूम किया, एंड प्रूव क्या किया कि a comma c belongs to R, क्लियर है, कर लोगे, इजी है उल्टा पिछले वाले से, है ना, तो ये नहीं तो यही सारी चीजें फिर क्या फिर से लिखनी पड़ती है ना, समझ गए ना, होमवर्क मार्क कर लोगे। अब इस दोनों क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, दोनों क्वेश्चन में एक एक पार्ट और है, वो क्या पार्ट है
कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, दोनों ही केसेस में उन एलिमेंट्स का सेट बताओ जो कि वन से रिलेटेड है। वन से रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट वन है। वन से रिलेटेड होने का मतलब बताओ, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट वन है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट वन होगा तो बाकी के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट्स सोचो, फिर उन सारे एलिमेंट्स का क्या बनाओ, एक सेट बनाओ। इन शॉर्ट पता है क्या पूछ रहा है, इन शॉर्ट ये वन की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। दैट मींस ही वांट्स टू नो द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है ना, इक्विवेलेंस क्लास डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन किया उसने कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास हो। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। अभी तो आपसे इजी लैंग्वेज में पूछ लिया उसने, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम इन ईच केस। समझ गए? तो इसलिए मैंने कहा था इक्विवेलेंस क्लास में टॉपिक को अंडर एस्टिमेट करके चले जाते हैं, है बड़ा आसान, बस पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट तो अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाता क्या, तो उसका निकाल पाऊंगा तो इसका नहीं निकाल पाऊंगा, बस पता होना चाहिए इक्वेशन इक्वेशन सेम है, इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके ठीक है, तो अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकालना है हर एक केस में। तो पहली बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो पहले क्वेश्चन में मेरे पास सेट ए जो है वो 0 से लेके कहां तक है, 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था उसने, क्योंकि अब इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए तो एलिमेंट सोचने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स लिख लिए मैंने 10 11 एंड फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से रिलेशन आर, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से रिलेशन आर क्या है, ए कोमा बी, ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से रिलेशन आर क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। फाइन, ये क्वेश्चन लिख दिया अपन ने फिर से। अब वन से रिलेटेड एलिमेंट चाहिए आपको, ठीक है, वन से रिलेटेड एलिमेंट चाहिए, तो आप मुझे बताओ, मतलब कुल मिला के मुझे ये चाहिए, नाउ मुझे चाहिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, यही तो चाहिए, वन से रिलेटेड एलिमेंट्स यही तो होंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सोचो जिसका पहला एलिमेंट वन हो सकता है, तो स्टार्ट करो, वन के साथ जीरो हो सकता है क्या, 1,0 का जो डिफरेंस होगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा क्या, नहीं होगा। 1,1 हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा, तो सबसे पहले तो वन खुद आएगा इसमें। 1,2 हो सकता है क्या, ना। 1,3 हो सकता है क्या, ना, मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए। 1,4 हो सकता है क्या, ना। 1,5 होगा, और फिर क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 की बात हो रही है तो 4 4 के गैप में चलेगा, 5 के बाद अगला 9 होगा। दैट इज इट, समझ आया? मतलब 1,1 सेट हो सकता है, 1,5 से, वन तो पहला एलिमेंट हो गया, और 159 दूसरे दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तीन ऑर्डर पे। ना, किसने का वन सबका मल्टीपल होगा, वन सबका फैक्टर होता है, वन सबका फैक्टर होता है, वन सबका मल्टीपल नहीं होता। ठीक है, तो 1,1 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, 1,9 हो सकता है। ठीक है, ट्रेंड पहचानना होता है, मान लो कल को 12 की जगह 100 नंबर है, लेटेस्ट से 12 की जगह 100 नंबर है, तो क्या आप ऐसे से थोड़ा ना सोचोगे, देखो वन से आप अगर 5 पे जंप कर रहे हो तो 5 से 9, चार चार का गैप आ रहा है, एपी बन रही है, 9 के बाद क्या आएगा, 13, बट हालांकि 13 उसमें है नहीं। समझ में आया ना, तो ऐसे ट्रेंड पहचानना है। चलो, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या निकल गई, 1,5,9, दैट इज इट। इधर आ जाओ, अब आपको यहां पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन चाहिए, तो आपको केवल इतना सा पता लगाना है कि वन अगर पहला एलिमेंट हो तो दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, इस रिलेशन के हिसाब से बोलो क्या हो सकता है, वन ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको रिलेशन ही ऐसा स्थापित करना है कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो, तो वन से वन ही इक्वल होगा, वन से टू इक्वल नहीं होगा, थ्री इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर वन। मैच करो एक बार पीछे से आंसर इस दोनों क्वेश्चंस का, मतलब इक्विवेलेंस क्लास वाले क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस जिस जिस भाषा में उसने क्वेश्चन पूछा है ना,
कोशिश करेंगे उसी भाषा में जवाब जवाब आंसर देंगे। तो क्या लिखूंगा, हेंस द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, the set of all the elements related to one are related to one is elements related to one is 159. The set of all the elements related to one is 159. Similarly वहां पे the set of all the elements related to one is simply एक सेट बना दो जिसमें वन रख दो। हो गया क्वेश्चन भी, चले नेक्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखो 10th वैसे तो पढ़ने में इजी लगता है कि एक एक एग्जांपल ही तो देना है। अगर 10th क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिया ना बेटा, तो ये मान के चलो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी में कभी अटक ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है, 10th में भी आपको कहता था आंसर्स बताना आसान है, आंसर से क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। समझ रहे? अभी तक अपन बता रहे थे कि ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है। अब उन्होंने बता दिया कि रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव। अब आप एक क्वेश्चन बनाओ उसका, ठीक है, यानी एक ऐसा रिलेशन बताओ। अब रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में मत बताना, जैसे अभी मल्टीपल ऑफ फोर, केवल एक रोस्टर फॉर्म का कोई भी एक रिलेशन बता दो जिसके अंदर ये वाली चीज प्रूव हो जाए, ऐसे एग्जांपल देंगे। अब ऐसे कैसे देंगे? देखो, सबसे पहले तो पांचों के लिए एक कॉमन सेट मान लेता हूं मैं, सेट ए, जहां से रिलेशन डिफाइन होगा, रिलेशन आर इन सेट ए डिफाइन होगा। और ए में ज्यादा नहीं, कम से कम 3 एलिमेंट्स तो लेने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बात ट्रांजिटिविटी की भी है ना, बात ट्रांजिटिविटी की भी है। ट्रांजिटिविटी में अपने को सेट ए से 3 एलिमेंट्स तो लेने पड़ेंगे ना। अब सपोज करो सेट ए में एलिमेंट्स ही 2 हैं, तो फिर ट्रांजिटिव तो हमेशा ही होगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स ही नहीं ले पाया, टेस्ट लगाया नहीं, तो ट्रांजिटिव तो हमेशा ही होगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में उसने नॉट ट्रांजिटिव भी कहा है, तो फेल भी करना है ट्रांजिटिविटी को, इसलिए एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट, जरूरी नहीं है 1 2 3 एबीसी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। let us say, let us assume set a equal to, सेट ए इक्वल टू, बोलो क्या लें, 1 2 3 लें कि एबीसी लें, एज यू विश। 1 2 3, 1 2 3, ये ले लिया अपन ने सेट ए 1 2 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, शॉर्ट में मैं डिकोड करके लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक मैं तीनों ऐसे लिख देता हूं, देखो मैं मतलब उसको ऑर्डर में लिख रहा हूं। पहले क्या लिखते हैं अपन, रिफ्लेक्सिविटी है ना, तो रिफ्लेक्सिविटी नहीं चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिसिटी चाहिए, और ट्रांजिटिविटी भी नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से आपको एक रिलेशन आर बनाना है ऑर्डर्ड पेयर के साथ। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव कब होता है, सारे डबलेट मौजूद हो, सारे डबलेट मौजूद हो। तो सारे डबलेट अगर मौजूद नहीं होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो एक ही डबलेट डाल देता हूं मैं, ये लो 1,1, या एक भी मत डालो, पर चलो एक डाल देते हैं ना, क्योंकि बाकी की सिमेट्रिसिटी और वो भी तो देखनी है अपने को। तो 1,1 डाल दिया मैंने इस, अब केवल इसके अलावा और कोई डबलेट नहीं डाल रहा, तो रिफ्लेक्सिव नॉट हो गया। अब सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। अभी इस पोजीशन पे देखो वो सिमेट्रिक है क्या, यस, क्योंकि एक ही वन पेयर है मेरे पास 1 1, उसका उल्टा भी है, उसका उल्टा भी है, खुद ही होगा। ठीक है, क्लियर है, चलो सिमेट्रिक हो गया। अब बस एक चीज और प्रूव करनी है, ट्रांजिटिविटी नहीं प्रूव करनी। नहीं प्रूव कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि अगर मेरे पास 1,2 है और 2,3 है, और 1,3 नहीं मिले, लेकिन एक चीज बताओ, जैसे ही मैं 1,2 रखूंगा तो सिमेट्रिसिटी के हिसाब से मुझे 2,1 भी रखना पड़ेगा। और फिर 1,2 के बाद क्या रख रहे थे आप, 2,3, तो 2,3 रखोगे तो 3,2 भी रखना पड़ेगा। बट अब 1,3 मत रखो और खत्म कर दो। अब बताओ, एग्जांपल बन गया ना। इसमें सारे डबलेट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें सबके उल्टे फुलटे मौजूद हैं तो सारे डबलेट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, इसमें सबके उल्टे फुलटे मौजूद हैं, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है। बट इसमें 1,2 है, 2,3 है, बट कहीं 1,3 नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बन गया रिलेशन, बन गया एग्जाम्पल। तो इस तरीके से एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे। चलें सेकंड पे।
अब सेकंड आप सोच के बताओगे ना। सेकंड में है ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। बोलो, पहले आप सोचो। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 1 ओके। 1 2 ओके। ये ट्रांजिटिव हो गया। 1 1 है, 1 2 है, बिल्कुल सही है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा, सिमेट्रिक नहीं हो रहा, और ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि वैसे आपका एग्जांपल करेक्ट है, लेकिन मैं कहूं कि डबलेट डालो ही मत, एक भी डबलेट डालो ही मत, केवल ट्रांजिटिव ही तो प्रूव करना है आपको, केवल ट्रांजिटिव ही तो प्रूव करना है। तो 1 2 2 3 और 1 3, ये तीनों डाल दो। तो अब ये केवल ट्रांजिटिव है अभी इस केस में, और आपने जो दिया वो भी करेक्ट है ना। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है एंड उल्टा भी नहीं है किसी का, सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड वन। आपने क्या बोला था, बोलो। आपने कोई एग्जांपल दिया था, 1 1। ऐसे अपन बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं। 1 2, ये भी करेक्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। सोचो बेटा। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सबसे पहले कंडीशन फुलफिल करो उसकी, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ये तो बहुत आसान है। क्या? 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए एंड 3 3 चाहिए। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है उसकी रिफ्लेक्सिविटी की जैसे ही आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो उस कंडीशन तक वो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, उस कंडीशन तक। आगे कुछ और ऐड करो तो कह नहीं सकते, बाकी इस कंडीशन तक तो ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों ही है। चलो, अभी तक ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करना है। तो ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करना है यानी कि फर्स्ट थर्ड नहीं मिलना चाहिए। तो वही 1 2 2 3 वाला केस ले लेते हैं कि 1 2 तो उसको दे देते हैं, बट क्योंकि उसको सिमेट्रिक भी रखना है तो 1 2 का उल्टा भी दे दो, 2 1, और फिर 2 3 दे दो, और उसका उल्टा भी दे दो, 3 2। लेकिन इसको 1 3 मत दो, हो गया काम। ठीक है भाई, देखो यहां तक ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक था। अब ट्रांजिटिविटी प्रूव नहीं करनी है, नहीं करनी है, दैट मीन्स 1 2 2 3 देकर 1 3 नहीं देना है। आप कह दो कि सर रोक दो, यहीं पे रोक दो, तो फिर यहाँ पे रोक देंगे तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि टेस्ट ही नहीं लगा। आपको टेस्ट लेके उसको फेल करना है, टेस्ट लेके उसको फेल करना है, ऐसा नहीं कि टेस्ट ही मत लो। तो टेस्ट लेके फेल, लेकिन सबके नहीं है ना बेटा। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 का है। एक भी फेल हुआ तो वो नहीं है ना। ठीक है, तो अब यहां तक तो ट्रांजिटिव भी हो रहा था, तो दैट मीन्स हमने कहा कि 1 2 2 3 दे देते हैं और 1 3 नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि चलो 1 2 दे देते हैं, लेकिन ख्याल आया कि सिमेट्रिक तो करना है, तो 1 2 के साथ 2 1 साथ के साथ ही दे दो। फिर 2 3 दिया आपने तो 3 2 भी साथ के साथ दे दो, लेकिन 1 3 मत दो। तो ये रिलेशन, ये हो गया इसका एग्जाम। फोर्थ वन, फोर्थ वन है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, फिर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये सोचो, ये सोचो। रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए सबसे पहले तो 1 1 2 2 3 ओके। और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं होने के लिए क्या कर सकते हो, देखो आप ट्रांजिटिविटी बस सिंपली प्रूव कर दो, सिमेट्रिसिटी के बारे में सोचो मत, केवल ट्रांजिटिविटी प्रूव कर दो। ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, अभी भी वैसे तो ये ट्रांजिटिव है लेकिन अभी फिर ये सिमेट्रिक भी है, तो आपको सिमेट्रिसिटी फेल करनी है ना। तो आप दूसरे तरीके से ट्रांजिटिविटी प्रूव करो, कैसे, 1 2 2 3 और 1 3, हो गया काम। अब ये ट्रांजिटिव हो गया, बट 1 2 का उल्टा नहीं लिखा, 2 3 का उल्टा नहीं लिखा, ना ही 1 3 का उल्टा लिखा, सिमेट्रिसिटी हो गई फिर। ठीक है, लास्ट वन, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। दिख नहीं है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या करना है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव करना है, अब की बार रिफ्लेक्सिव नहीं करना। रिफ्लेक्सिविटी फेल, सिमेट्रिसिटी पास, ट्रांजिटिविटी पास।
अब रिफ्लेक्सिविटी फेल करनी है, दैट मीन्स डबलेट तो आपको नहीं देने, डबलेट तो आपको नहीं देना, तो डबलेट को मारो गोली, दे स्टार्ट ही मत करो डबलेट से कुछ भी, है ना। सीधे आप तो ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के बारे में सोचो और साथ के साथ सिमेट्रिसिटी भी चलने दो। ट्रांजिटिविटी प्रूव करने का सबसे आसान तरीका हमने क्या पकड़ा है कि 1 2 2 3 1 3, साथ में सबके उल्टे फुलटे दे दो, हो गया काम। यानी जैसे 1 2 दिया तो 1 2 का उल्टा 2 1 दे दो, और फिर 2 3 दिया तो उसका उल्टा 3 2 भी दे दो, और फिर 1 3 दिया तो इसका उल्टा यानी कि 3 1 भी। लेकिन ध्यान से देखना कहीं इससे ट्रांजिटिविटी फेल तो नहीं हो रही है कहीं। जैसे कि 1 2 दिया तो 2 से स्टार्ट होने वाला अगला कौन सा है, 2 3, देखो इसमें फेल हो गई ट्रांजिटिविटी, क्योंकि 1 2 और 2 1 के हिसाब से 1 1 भी चाहिए, तो 1 1 भी डाल दो, ठीक है। अब आगे और देखो, 2 से एंड होने वाले तो यही है, 2 से स्टार्ट होने वाले, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले 2 1 है और 2 3 है, तो 2 1 2 3 के हिसाब से 1 1 मिलना चाहिए, 1 3 मिलना चाहिए, दोनों मिल गए। आ जाओ, अब 2 से स्टार्ट होने वाले हो गए, 1 से भी स्टार्ट होने वाले देख लो, जैसे 2 1 है 1 2 है, तो फिर 2 2 भी चाहिए, क्यों, 2 1 है 1 से एंड हो रहा है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजिटिविटी पास करनी है ना। तो फिर इसको 1 2 और 2 1 लेंगे तो 1 1 ही होगा। लेकिन 2 1 और 1 2 लेंगे फिर तो 2 2 चाहिए ना। पहले इसको बाद में इसको सोचो, पहले इसको और बाद में इसको सोचो, समझ रहे हो, बोलो। सबसे आसान तरीका बताऊं, अपन बहुत ज्यादा सोचने लग गए, मतलब इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, क्योंकि 2 2 आ गया, अब आगे 3 3 भी आ जाएगा, तो 1 1 2 2 3 3 हो गया। एक कोई भी डबलेट दे दो, काम खत्म। एक कोई भी डबलेट दे दो, बोलो। टेस्ट नहीं लगना भी तो ट्रांजिटिविटी पास होता है, टेस्ट नहीं लगना भी तो क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिविटी पास। या सिंपली ऐसे दे दो, 1 2 2 1, टेस्ट लगाओ मत ना, टेस्ट लगा के पास करने वाले तरीके से तो रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, टेस्ट लगाओ मत। 1 2 2 1 उल्टा फुल्टा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ट्रांजिटिविटी का टेस्ट नहीं इसमें तो लग रहा है, हाँ तो 1 1 लगा दो, बस एक और लिख दो, ये लो। अब देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि तीनों डबलेट मौजूद नहीं है, सिमेट्रिसिटी है क्योंकि सबके उल्टे फुलटे हैं, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 1 1 का उल्टा 1 1, और ट्रांजिटिविटी टेस्ट ही नहीं लग पाया, तो नहीं टेस्ट लग गया, ट्रांजिटिविटी टेस्ट लग गया, एक बार ही लगा और वो पास हो गया, बाकियों में लगा नहीं, जैसे 1 2 2 1 तो 1 1, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल। तो ऐसे एग्जाम्पल सोचने पड़ सकते हैं, अभी तो ये 5 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, कॉम्बिनेशंस तो और भी बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं टोटल बताओ, कितने, 25 ना, 25 कहां से बनाओगे, 3 ही तो हैं, 9 भी नहीं बनेंगे, दैट मीन्स आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़े ढंग से 11। देखो रिफ्लेक्सिविटी या तो है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिविटी के 2 केस, सिमेट्रिसिटी या तो है या नहीं है, इसके भी 2 केस, ट्रांजिटिविटी या तो है या नहीं है, इसके भी 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसमें से 5 तो उसने बना के दिए, 3 अभी भी बच रहे हैं, वो आप घर पे बैठ के सोचना, पहले तो सोचना कौन से बच रहे हैं, यही होमवर्क है इस क्वेश्चन के लिए ना, पहले तो इन 5 के अलावा 3 जो बच रहे हैं वो कौन से, फिर उनके एग्जाम्पल भी सोच के देखो, ओके करोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। भाई रिफ्लेक्सिविटी या तो पास होगी या फेल होगी, तो रिफ्लेक्सिविटी वाली जो पोजीशन है वो 2 प्लेसेस से भरी जा सकती है, इनटू सिमेट्रिसिटी या तो पास होगी या फेल होगी, ये भी 2 प्लेसेस से भरी जा सकती है, इनटू ट्रांजिटिविटी ये भी या पास होगी या फेल होगी, 2 प्लेस, तो टोटल कितने केसेस बन सकते हैं इनके पास फेल के कॉम्बिनेशन, भाई ये पास ये फेल ये पास फेल, इनके कॉम्बिनेशन से 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस टोटली मैथमेटिक्स से बाहर हैं, मतलब मैथमेटिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन से बाहर हैं, ज्योमेट्रिक पार्ट है और सारे मतलब वर्बल स्टेटमेंट्स के लिखने टाइप जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए में क्या ले लिया आपने, दुनिया के सारे पॉइंट्स ले लिए, एक प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स लाया करते हैं बच्चे वो सारे पॉइंट्स ले लिए मैंने, ठीक है। अब क्या किया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी
पी क्यू टाइप का मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिया, इस तरीके से लिया कि पी का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए जैसा कि क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस है। यानी कि सपोज करो ये है ओरिजिन, अब पी ले लिया यहां, क्यू ले लिया यहां, तो पी का ओरिजिन से डिस्टेंस एंड क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस ओ पी क्यू, तो ओपी बराबर ओ क्यू होना चाहिए। ओपी बराबर क्या होना चाहिए? ओ क्यू होना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट पी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट क्यू, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो पी क्यू बिलोंग टू आर करेगा। मतलब अगर ओपी बराबर ओक्यू है, सिंपल सी भाषा देखो, अगर ओपी बराबर ओक्यू है तो पी क्यू बिलोंग टू आर करेगा, और ओपी बराबर ओक्यू नहीं है तो पी क्यू बिलोंग टू आर नहीं करेगा। ये सिंपल लैंग्वेज में डिकोड होगी क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको? प्रूव करना है सबसे पहले कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फिर बाकी के क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इतना प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टार्ट करते हैं। हियर रिलेशन आर इन द सेट ए, पहले तो क्वेश्चन से नोट करना पड़ेगी सारी बात। रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए में क्या है? ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन is defined as is defined as, कैसे डिफाइन किया हुआ है? R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू, ठीक है, सच दैट, अब उन्होंने जो लंबी चौड़ी बात कही है उसको मैं लिख देता हूं, सच दैट ओपी इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, सच दैट ओपी इक्वल टू ओ क्यू, बाद में लिख देता हूं वेयर ओ इज द ओरिजिन, वेयर ओ इज द ओरिजिन। ये हो गई क्वेश्चन के इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, उसने क्या कहा? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। इस पूरी बात को डिकोड करके मैंने लिख दिया कि सिंपल सी भाषा में वो क्या कहना चाह रहा है कि ओपी शुड बी इक्वल टू ओ क्यू, जहां पे ओ शुड बी द ओरिजिन। चलिए, तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी बोलो, कैसे प्रूव करोगे कि रिफ्लेक्सिविटी है? बोलो। अब यहाँ पे पॉइंट्स की बात हो रही है, तो पॉइंट्स लेंगे अपन पी क्यू आर, ये सारे है ना। तो सेट ए से वो सारे पॉइंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो सेट ए से अगर मैं कोई एक पॉइंट चुन लूं तो उसका उसी से ऑर्डर्ड पेयर तो बनेगा ही बनेगा ना। बोलो। सेट ए से वो सारे पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम। तो सेट ए से मैं कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, जैसे पी सेलेक्ट कर लिया, तो पी कोमा पी तो उस रिलेशन में आर में हमेशा ही होगा, क्योंकि पी का ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम है ना। ओपी बराबर ओपी तो है ना, समझ में? जैसे पी क्यू सेलेक्ट होता है तो ओपी बराबर ओ क्यू होता है। सपोज करो क्यू आर सेलेक्ट होता तो ओ क्यू बराबर ओ आर होता होता सपोज करो टी एम सेलेक्ट होता तो ओ टी बराबर ओ एम होता। तो पी कॉमा पी तो सेलेक्ट होगा ही होगा ना, क्योंकि ओपी बराबर तो ओपी हमेशा ही होगा ही ना। भाई मैंने एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन, ये ओरिजिन है मान लो, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया पी, इसकी डिस्टेंस नाप ली, फिर से मैंने वही पॉइंट ले लिया, फिर डिस्टेंस नाप ली, तो बराबर तो निकलेगी ना। तो पी कोमा पी तो हमेशा सेलेक्ट होगा ही होगा, होगा ना। तो योर रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेम टू सेम जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं। हेयर फॉर एनी पॉइंट पी, कोई भी एक पॉइंट पी सेलेक्ट कर लो बिलोंगिंग टू सेट ए, वी हैव पी कोमा पी तो बिलोंग टू आर करेगा ही करेगा, एज ओपी इज ऑलवेज इक्वल टू ओपी। So the given relation is reflexive. So the given relation is reflexive. चलते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में दो पॉइंट्स ले लेते हैं अपन। हेयर फॉर पॉइंट्स पी क्यू
पॉइंट्स P, Q बिलोंग्स टू सेट A, और मान लेते हैं कि P, Q जो है बिलोंग टू सेट R। अब मुझे बताओ P, Q अगर रिलेशन R में है तो इससे क्या अजम्पशन, क्या रिजल्ट निकला? हाँ, वन सेकेंड। ओके, अगर P, Q बिलोंग टू रिलेशन R है तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है बोलो ना? P की डिस्टेंस फ्रॉम O, P पॉइंट पॉइंट के इक्वल कैसे होगा? OP इक्वल टू OQ है ना? इससे रिलेशन, इससे रिजल्ट निकला कि OP इक्वल टू OQ है। अब मुझे बताओ अगर OP इक्वल टू OQ है तो उसको उल्टा नहीं लिख सकता कि मैं OQ इक्वल टू OP है, और अगर OQ इक्वल टू OP हो जाएगा तो मैं ये नहीं लिख सकता कि Q, P बिलोंग टू रिलेशन R, सो इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है, लास्ट ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, अब 3 पॉइंट्स उठा लेते हैं हम। हेयर फॉर एनी PQR, फॉर एनी पॉइंट्स PQR बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, और मानना पड़ेगा, दो अजम्पशन मानने पड़ेंगे ना। लेट अस से पहले तो मान लो कि P, Q बिलोंग टू R करता है। इससे क्या रिजल्ट निकला कि OP इक्वल टू OQ, और उसको मान लो स्टेटमेंट नंबर 1। एंड एक और चीज मान लो कि Q, R बिलोंग्स टू रिलेशन R। उससे क्या अजम्पशन निकला कि OQ इक्वल टू OR, स्टेटमेंट नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 में प्रूव कर सकता हूं ना कि OP इक्वल टू OR। OP इक्वल टू OQ है स्टेटमेंट नंबर 1 में, OQ इक्वल टू OR है स्टेटमेंट नंबर 2 में। तो सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 we get OP equal to OR, and if it is proved that OP equal to OR, then we can say that P, R also belongs to relation R, so it is transitive as well, so it is transitive। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? Hence the given relation is an equivalence relation, equivalence relation। आराम से, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये प्रूव किया, सिमेट्रिसिटी के लिए ये अज्यूम करके ये प्रूव किया, और ट्रांजिटिविटी के लिए ये दो चीजें अज्यूम करके और ये तीसरी चीज प्रूव करें। ठीक है, क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड में क्या कह रहा है? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P is the circle passing through P which with the origin as center। क्या कह रहा है? इसको तो मैं कर देता हूं एक बार डिलीट, है ना। ये क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे, यानी P के आगे मैं कुछ भी ब्लैंक छोड़ देता हूं, P से रिलेटेड Q, R, S जो भी रखूंगा, सपोज करो Q रखता हूं, तो जैसे सपोज करो मैं P, Q रखता हूं, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि OP इक्वल टू OQ। सपोज करो मैं P के आगे R रखता हूं ब्लैंक में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि OP इक्वल टू OR। सपोज करो मैं S रखता हूं P, S, तो इसका मतलब क्या हो जाता है OP इक्वल टू OS। तो मैं ऐसे जितने भी पॉइंट्स रख सकता हूं Q, R, S, T, U, V, W, X, तो इन सारे पॉइंट्स का Q, R, S, T, U, V, W जो भी ये पॉइंट्स बन रहे हैं, ये सर्कल बनाएंगे क्या? भाई ये सपोज करो ओरिजिन है, मैंने दो पॉइंट्स ले लिए P और Q। P यहाँ ले लिया, Q यहाँ ले लिया। P और Q जो है उस रिलेशन R में कब बिलोंग करेंगे? जब OP इक्वल टू OR होगा। ठीक है, फिर मैंने P को तो फिक्स रखा, Q भी फिक्स था, एक तीसरा पॉइंट ले लिया S या R, है ना। अब वो P और S भी बिलोंग टू रिलेशन R कब करेंगे? जब OP इक्वल टू OR हो।
फिर एस के लिए भी ओपी इक्वल टू ओ एस हो, तो ये ओपी सबके इक्वल हो गया, ओपी ओ क्यू के भी इक्वल हो गया, ओ आर के भी इक्वल हो गया, ओ एस के भी इक्वल हो, तो एक तरीके से ओपी ओ क्यू ओ आर ये तो रेडियस हो गई, और वो पी क्यू आर एस टी यू ये सारे पॉइंट्स जो पी से रिलेटेड थे वो सर्कल बना रहे हैं ना। तो अब ये पता तो है, इसको लिखना है अपने को, है ना, स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, और ओरिजिन क्या हो जाएगा उसका, सेंटर हो जाएगा। तो अपन इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, नाउ नाउ the set of all points the set of all points related to p the set of all points related to p सारे पॉइंट्स जो कि p से रिलेटेड हैं will be a set, वो एक ऐसा सेट होगा, will be a set comprising of all the points comprising of all the points the distance of which the distance of which from the origin is same या is equal लिख लो, is equal to the distance is equal to the distance of the point P from the origin, point P from the origin. ठीक है, अब अपन ने 10th में सीखा था कि एक फिक्स पॉइंट से अगर कुछ पॉइंट्स बराबर की दूरी पर हैं तो वो एक लोकस बनाते हैं, लोकस चैप्टर आया था ना अभी 10th में, वो एक लोकस बनाते हैं, उस लोकस को क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं ना। तो अपन ने क्या लिखा कि वो सारे एलिमेंट्स जो पी से रिलेटेड हैं वो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें वो सारे पॉइंट्स होंगे जिनकी ओरिजिन से दूरी उतनी ही होगी, इक्वल होगी, जितनी की पी से ओरिजिन की दूरी है। ठीक है ना। सो इट इज क्लियर दैट सो इट इज क्लियर दैट all those points all those points या फिर वो भी लिखें, एक मिनट रुको, हाँ वो भी लिखना पड़ेगा लोकस के बारे में। एंड वी नो दैट ऐसे करके लिखो, एंड वी नो दैट, कोई बात नहीं, तो लोकस एज एज ए हमको कॉन्सेप्ट तो हमको पता होना चाहिए। एंड वी नो दैट द लोकस of all the points of all the points which are equidistant from a fixed point, which are equidistant from a fixed point from a fixed point is a circle with center with the fixed point as the center, with the fixed point as the center. So yeah, hence the set of all those points will make a circle with, अब उसमें फिक्स्ड पॉइंट सेंटर होता है, इसमें फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन, तो विथ ओरिजिन एज द सेंटर। प्रूव्ड। अब अगले 2-3 क्वेश्चन में हमेशा एक ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन है। अब जैसे ये सर्किल का हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट में ट्राइंगल का आ जाएगा, फिर पैरेलल लाइंस का आ जाएगा, ये करना है अपने को। चले नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। अब दुनिया के सारे ट्राइंगल्स हैं सेट में, पहले सारे पॉइंट्स थे, दुनिया के सारे पॉइंट्स थे, एक प्लेन पर लाए होने वाले सारे पॉइंट्स थे। अब की बार एक सेट है जिसके अंदर दुनिया के सारे ट्राइंगल है। आपको ऑर्डर्ड पेयर दो ट्राइंगल का इस प्रकार लेना है T1 T2, ताकि T1 जो है T2 से क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए।
मतलब अगर आपने दो ट्राइंगल ऑर्डर्ड पेयर में लिए हैं दैट मींस दे आर सिमिलर, तभी आप उनको ऑर्डर्ड पेयर में ले सकते हो। अगर इफ दे आर नॉट सिमिलर देन यू कैन नॉट टेक दोस टू ट्राइंगल्स इन योर ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, तो अब ये भी सबसे पहले तो प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन का काम करते हैं। हियर क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं पहले। रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए में क्या है, ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स is defined as इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर T1 यानी ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 ले सकते हो सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 इज सिमिलर टू, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया हमने। शुरू करो रिफ्लेक्सिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, तो सेम सेम ट्राइंगल्स ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हर एक ट्राइंगल खुद से तो सिमिलर होगा, होगा ना। जैसे मैंने ये दो बहुत सारे ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल ही ट्राइंगल, ट्राइंगल ही ट्राइंगल है। मैं कौन से दो ट्राइंगल उठा सकता हूँ जो सिमिलर है? मैं इन दोनों को उठा सकता हूँ अगर ये सिमिलर है, मैं उन दोनों को उठा सकता हूँ सिमिलर। तो मैंने एक ट्राइंगल उठाया, वापस वही ट्राइंगल उठाया, तो वो ऐसा तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो ट्राइंगल खुद के तो सिमिलर होगा ही होगा। तो लिख दूंगा फॉर एनी T1 belonging to set A, we always have T1 कॉमा T1 तो हमेशा बिलोंगिंग टू रिलेशन R होगा। रीजन क्या लिखेंगे, क्यों होगा हमेशा बिलोंगिंग टू रिलेशन R? बोलो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एज T1 इज ऑलवेज सिमिलर टू T1। खत्म, T1 सिमिलर टू T1 होता है। ठीक है, सो इट इज रिफ्लेक्स, सो इट इज रिफ्लेक्स। चलते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में अगर मैंने T1 T2 ले लिया, अज्यूम कर लिया, तो T2 T1 भी होगा, क्योंकि ट्राइंगल 1 अगर ट्राइंगल 2 से सिमिलर तो ऑब्वियसली ट्राइंगल 2 भी ट्राइंगल 1 से सिमिलर होगा। तो फॉर एनी T1 T2, फॉर एनी T1 comma T2 which are belonging from set A, let us assume, मान लेते हैं कि T1 comma T2 belongs to relation R है। 1 सेकेंड। ओके, फॉर एनी T1 कॉमा T2, नहीं, हमने अज्यूम कर लिया कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R है। तो अगर ऐसा अज्यूम करेंगे तो उससे क्या मिलेगा कि T1 इज सिमिलर टू T2, एंड इफ इट इज गिवन दैट T1 इज T2 सिमिलर टू T2, तो उससे उल्टा भी लिख सकता हूं कि T2 इज सिमिलर टू T1, और फिर उससे ये भी लिख सकता हूं कि T2 कॉमा T1 will also belong to relation R, so it is symmetric as well। ओके चलो, ये भी हो गया काम। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी में अपने को 3 ट्राइंगल्स लेने बेटा, फॉर एनी T1 कॉमा T2 कॉमा T3 विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए, और 2 अजम्पशन करना है। पहला अजम्पशन करना है कि T1 कॉमा T2 बिलोंग टू रिलेशन R है, तो उससे क्या मिलेगा रिजल्ट कि T1 इज सिमिलर टू T2। एंड अगेन ये अजम्पशन, ये स्टेटमेंट नंबर 1 ले लो इसको, एंड अगेन ये अजम्पशन करना है कि T2 कॉमा T3 भी रिलेशन R में है, उससे रिजल्ट मिलेगा कि T2 इज सिमिलर टू T3। इसको स्टेटमेंट नंबर 2 ले लो। सो फ्रॉम 1 and 2 हो जाएगा कि T1 सिमिलर टू T3 फ्रॉम 1 and 2। भाई कॉमन सेंस है, अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 से सिमिलर है, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 से सिमिलर है, तो ट्राइंगल 1 भी ट्राइंगल 3, तीनों ही ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए ना एक तरीके से। तो T1 is similar to T3, and if it is proved that T1 is similar to T3, then we can write that T1
कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। ये क्या हुआ? ओके, T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। हाँ, ये लिख सकता हूं मैं, T1 इज सिमिलर टू T3। तो वही दो assumption की तीसरा प्रूव हो गया, सो इट इज ट्रांजिटिव एज वेल, इट इज ट्रांजिटिव। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट, hence the given relation is an equivalence relation। सेम टू सेम जो हमने किया, रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये प्रूव करना है, सिमेट्रिसिटी के लिए ये अज्यूम करके ये प्रूव करना है, ट्रांजिटिविटी के लिए दो चीजें अज्यूम करके तीसरी ये चीज प्रूव करनी। फाइन। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है कि कंसीडर थ्री राइट एंगल्स। अब उस सेट के अंदर तीन राइट एंगल्स ट्राइंगल कंसीडर करो। T1 के तो साइड्स मान लो 3 4 5, T2 के साइड्स मान लो 5 12 13, और T3 के साइड्स मान लो 6 8 10। तो विच ट्राइंगल्स अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड? तो T1 T2 T3 में कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड होंगे? बोलो। T1 की साइड्स हैं 3 4 5। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? जिनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, राइट? तो 3 4 5 5 12 13 6 8 10, इनमें से कौन सी ऐसे दो ट्राइंगल या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है? T1 और T3। ठीक है, तो इसको अगेन स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे हम। कैसे? नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, ठीक है, देर आर थ्री ट्राइंगल्स T1 T2 T3, देर आर थ्री ट्राइंगल्स T1 T2 T3, तीनों के तीनों सेट ए से हैं, ठीक है ना, विथ साइड्स, विथ साइड्स T1 की तो है 3 4 5, T2 की है क्या? T2 की क्या है? 5 12 13 ना, 5 12 13। एंड T3 की क्या है? 6 8 10। वैसे तो उसने ये भी क्लियर किया है कि ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है ना, बट एक्चुअली देखो, या तो सिमिलैरिटी के लिए दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने होते हैं या फिर साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव करनी होती है। तो हम तो चली साइड्स प्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट से रहे हैं। एक एंगल तो तीनों का इक्वल है क्योंकि तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 90 90, लेकिन दूसरे एंगल की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो जब दूसरे एंगल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो एक एंगल गिवन है वो भी क्या काम का मरा? मैंने आपको कहा दो ट्राइंगल है, एक एंगल इक्वल है, बताइए सिमिलर है कि नहीं है? तो मैंने कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना दी, कहने के लिए दी है, बाकी फॉर्मेलिटी करिए, बाकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने पूरी दी नहीं, क्योंकि दूसरा एंगल भी इक्वल है, इसकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, नहीं तो पहली इन्फॉर्मेशन भी वेस्ट है। तो मैं इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपली ट्राइंगल लिख रहा हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये चीज मुझे काम नहीं आ रही। मैं तो सिमिलैरिटी वैसे भी क्या कर रहा हूँ, किससे प्रूव करने वाला हूँ? प्रोपोर्शनैलिटी से, कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लिखा। T1 T2 T3 belonging to set A with sides 3 4 5 5 12 13 6 and 6 8 10 respectively, ठीक है। Here it is clear that, it is clear that कि 3/6 करें या 4/8 करें या 5/10 करें, इक्वल टू 1/2 आ रहा है, सेम आ रहा है। सो T1 is similar to T3, T1 is similar to T3। तो उसने क्या पूछा था कि कौन से ट्राइंगल एक आपस में रिलेटेड है, तो मैं लिख सकता हूं हैंस ट्राइंगल T1, ट्राइंगल्स T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि T1 T3 भी बिलोंग करेगा। इसके आगे ऐसे भी लिख सकते हो आप, इम्प्लाइज T1 T3 T3 T1 बोथ बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। तो T1 T3 भी रिलेशन आर में आएगा और T3 T1 भी रिलेशन आर में आएगा ना, हेंस ट्राइंगल्स T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, टू ईच। इसका आंसर देख लो, उसने पूछा था T1 T2 T3 में से कौन से ट्राइंगल रिलेटेड होंगे, तो आंसर मैच कर लो कि T1 एंड T3 ही आंसर है ना, जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे।
बस दैट इज इट। चलो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं इसी में मॉडिफिकेशन करके दे रहा हूं आपको, पढ़ते जाते हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं ना। क्वेश्चन है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब की बार सेट है में सारे पॉलीगन्स है, उसमें तो केवल ट्राइंगल्स थे, इसमें सारे पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स मींस ट्राइंगल्स भी हैं, रेक्टेंगल्स भी हैं एंड स्फीयर्स भी हैं। स्फीयर्स तो 3D हो गया। पॉलीगन और कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर्स हैं, ट्रेपेजियम्स हैं, पैरेललोग्राम्स, ये सारे पॉलीगन्स है ना। हाँ पिरामिड्स ले लो या फिर वो ले लो, पिरामिड तो 3D है। मतलब साइड्स बढ़ा दो ना, जैसे कि पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, सेप्टागन। ठीक है, समझ गए? ओके। तो आपको क्या लेना है, रिलेशन आर में P1 कोमा P2 यानी पॉलीगन 1 कोमा पॉलीगन 2 इस तभी लेना है जब P1 एंड P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। मतलब जितनी साइड्स P1 में, मान लो P1 ट्राइंगल है तो P2 भी ट्राइंगल होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 अगर रेक्टेंगल है तो वो भी, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये पेंटागन है तो ये भी पेंटागन, ये हेक्सागन है तो ये भी हेक्सागन। तब तो आप दो पॉलीगन ले सकते हो रिलेशन में, नहीं तो फिर नहीं ले सकते। सबसे पहले प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिखा हुआ है, ट्राइंगल्स की जगह क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब की बार केवल ट्राइंगल्स तक सीमित नहीं, हम बड़े विशाल रूप में चले गए। पॉलीगन्स जो उसमें करेक्शंस होंगे मैं रेड मार्क कर देता हूं ना। डिफाइंड एज P1 कोमा P2। कब लेंगे, जब P1 एंड P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। P1 कोमा P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आप अपने आप करने की कोशिश करना है इसको बिना देखे, और जहां पर भी डाउट हो तो फिर वीडियो से कंसल्ट करना, वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिविटी कैसे प्रूव करेंगे, कोई भी एक पॉलीगन ले लिया मैंने P1 नाम का जो कि सेट ए से बिलोंग करेगा, तो P1 कोमा P1 तो हमेशा, P1 कोमा P1 तो हमेशा रिलेशन आर में होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि P1 कोमा P1 और P1 की तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। मैंने कहा ये वाला पॉलीगन, और फिर से मैंने कहा यही वाला पॉलीगन, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी नहीं होंगी? होंगी ना। और आप वो वाले ऑर्डर पेयर ले सकते हो जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, ऐसा रिलेशन कह रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि P1 कोमा P1 विल ऑलवेज बिलोंग टू रिलेशन आर एज P1 एंड P1 will have same number of sides, will have same number of sides, so it is reflexive। आ जाओ इधर। अगर P1 कोमा P2 दो पॉलीगन्स मान लिए मैंने सेट ए से, और अगर मैंने मान लिया कि P1 कोमा P2 रिलेशन आर में है, तो उससे क्या प्रूव होगा, और फिर उससे क्या प्रूव होगा, और फिर उससे क्या प्रूव होगा। देखो क्या क्या होगा। अगर मैंने मान लिया कि P1 कोमा P2 रिलेशन आर में, तो उससे ये प्रूव होगा कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये प्रूव होगा, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैंने ये लिख दिया कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो उल्टा क्यों नहीं लिख सकता हूं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स? लिख सकता हूं ना। किसी ने कहा कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं P2 और P1 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो क्यों कोई अलग बात तो नहीं कही, सेम ही बात है। तो इसका मतलब P2 और P1 भी रिलेशन आर में होंगे। उल्टा फुल्टा हो गया, इट इज सिमेट्रिक। आ जाओ इधर। ट्रांजिटिविटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, 3 पॉलीगन्स लेंगे। क्या क्या चेंजेस होंगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ओके। चलो, तो फॉर एनी 3 पॉलीगन्स P1 P1 P2 एंड P3 which are belonging from set A of all polygons। अगर मान लो कि P1 P2 रिलेशन R में है और P2 P3 भी रिलेशन R में है, तो P1 P2 रिलेशन R में होने का मतलब है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जो रिलेशन कह रहा है उसी के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, और P2 P3 है तो उसका मतलब है कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब साहब स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 मार्क कर लेना, वहां जगह नहीं है मार्क करने की, है ना। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि पॉलीगन 1 पॉलीगन 2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि पॉलीगन 2 एंड पॉलीगन 3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट कि पॉलीगन 1 एंड पॉलीगन 3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। होंगी, बोलो, इफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। और अगर पॉलीगन 1 एंड पॉलीगन 3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो P1 P3 विल आल्सो बिलोंग टू रिलेशन R, सो इट इज ट्रांजिटिव, हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका सेकंड पार्ट कुछ है तो देख लो।
कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ये वाला। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड 3 4 5। उन पॉलीगन्स में से, उसमें ट्राइंगल्स भी थे, क्वाड्रिलेटरल्स भी थे, पेंटागन्स भी थे, एक ट्राइंगल उठाया मैंने, ट्राइंगल उठा सकता हूँ उसमें से, ट्राइंगल उठाया तो उसकी साइड्स क्या है 3 4 5, दैट मींस इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब वो उठाया तो इत्तेफाक से वो राइट एंगल ट्राइंगल निकल गया। तो अब इस ट्राइंगल टी से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग? तो ट्राइंगल टी से रिलेटेड वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ट्राइंगल टी से रिलेटेड सारे ट्राइंगल्स होंगे, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स की साइड्स 3 नहीं होती, समझ रहे हो? अब ऐसा मत लिख देना कि अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल उठाया है तो अब कॉम्बिनेशन में सारे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। क्यों? रिलेशन है सेम नंबर ऑफ साइड्स होने का, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं उठाओगे तो भी होंगे ना। तो ये केवल, ये बात केवल कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि विद साइड्स 3 4 5, ये सारी बातें कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है। इसको अपन कैसे खत्म करेंगे? हम लिख देंगे कि इट इज गिवन दैट देयर इज अ ट्राइंगल T, there is a right angle triangle, there is a right angled triangle T, there is a right angle triangle T belongs to set A, ठीक है, with sides 3 4 5 है ना, with sides 3 4 5 रेस्पेक्टिवली लगाने की भी जरूरत है नहीं, ठीक है। ठीक है, अब आपको चाहिए कि इस T से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज लिखता हूं कि ट्राइंगल T जो मैंने पिक किया है, इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 3 साइड्स है ना। नाउ triangle T has 3 sides, and we know that all the triangles have 3 sides, and we know that all the triangles have 3 sides. So T is related to किस किस से रिलेटेड हो गया? दुनिया के सारे ट्राइंगल से रिलेटेड। So T is related to all the triangles, सारे के सारे ट्राइंगल्स जो कि उस सेट ए में, क्योंकि सेट ए में ट्राइंगल्स के अलावा और भी पॉलीगन्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, हेक्सागन, पेंटागन भी हैं, तो उसमें से बाकियों से मतलब नहीं है, लेकिन उस सेट ए में जो ट्राइंगल्स रखे हुए हैं उससे टी जरूर रिलेटेड होगा। टी इज रिलेटेड टू ऑल द ट्राइंगल्स प्रेजेंट इन द सेट ए, खत्म। ठीक है, आंसर मैच करो, ट्राइंगल्स आ रहा है क्या उसमें आंसर्स में? मिट्टी किस किस से रिलेटेड है? ऑल द ट्राइंगल से रिलेटेड। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ओके, समझ आया? सो टी इज रिलेटेड टू ऑल द ट्राइंगल्स प्रेजेंट इन द सेट ए। क्लियर है ना? ये राइट एंगल ट्राइंगल वाली बात केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। बच्चे यहाँ पे क्या लिख के आते पता है? सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स, जबकि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा जो कि टी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है ये तो चलो ऐसे ही हो जाएगा, वैसे देखा जाए तो लास्ट ही है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन है, यानी कि 2D कार्टेशियन प्लेन है, जिसके अंदर एल सेट ले लिया, जिसके अंदर दुनिया के सारी लाइंस ले लिया अपन ने। ठीक है, अब क्या कर रहा है? रिलेशन आपको ऐसे ही लगाना है कि L1, L2 तभी ले सकते हो बेटा जब L1 इज पैरेलल टू, ये भी होमवर्क मार्क करो बेटा, देखो इसी में करेक्शन करेंगे। सेट इसका सेकंड पार्ट में करवा दूंगा, यहां तक तो आप इजीली कर सकते हो, उल्टा बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है, बस अब पैरेलल वाली बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात कही थी? पॉलीगन्स इसकी बात करी थी, सिमिलैरिटी, फिर सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब पैरेलल वाली बात करेंगे, चेंजेस कर देंगे। एक्स वाई प्लेन से आपको सारी लाइंस पिक करनी है, उनके ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाने हैं जिन जो कि आपस में पैरेलल हो। ठीक है, जैसे ये लाइन उठा ली, ये लाइन उठा ली, आप इनको ऑर्डर पेयर में तब रख सकते हो जब ये इसके पैरेलल है, अगर पैरेलल नहीं है तो ऑर्डर पेयर में नहीं रख सकते। ठीक है, तो चेंजेस करते हैं हम यहाँ पर। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द लाइन्स है, of all the lines in xy plane। xy plane का मतलब हो गया कि 2D प्लेन। ठीक है, xy प्लेन का मतलब हो गया 2D प्लेन। ठीक है, और डिफाइंड कैसे किया हुआ है कि रिलेशन L1 and L2 will belong to relation R if L1 is parallel to
L2। अब चाहे से आप स्टेटमेंट फॉर्म में पूरा लिखो L1 इज पैरेलल टू L2, नहीं तो मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं L1 पैरेलल L2, खत्म बात। अब सारे के सारे L1, कोई सा भी L1 लाइन ले लो आप इसमें से, तो L1 कॉमा L1 तो ऑलवेज बिलोंग टू रिलेशन R, क्योंकि L1 तो खुद से तो पैरेलल होगी ना, कोई भी लाइन खुद से तो पैरेलल है ना, याद रखना कोई भी लाइन हमेशा खुद से पैरेलल होती है। अपन ने 10th तक ये सीखा था कि एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी जो लाइन होती है वो है ना, कौन सी लाइन होती है, 3 तरह की लाइन सीखी थी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन। तो अपन ने क्या सीखी थी कि वो लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट केवल 2D फिगर तक चलता है। जब आप 3D में आ गए तो लाइन के ऊपर लाइन भी पैरेलल मानी जाती है, क्योंकि 3D में क्या होती है, लाइंस शिफ्टेबल होती है। अभी अपन वेक्टर्स पढ़ेंगे इस साल, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, शिफ्टेबल होते हैं, पैरेलली उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। जो कॉन्सेप्ट इस लाइन का है ना, वही कॉन्सेप्ट इस लाइन का चलेगा अगर ये दोनों पैरेलल है, 3D में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब जैसे इसने क्लियर किया ना एक्स वाई प्लेन, तो अगर या तो ये सिंपली लिख देता है इन ए प्लेन, इन ए प्लेन लिखने का मतलब है कि मैं 2D में चल रहा हूँ। इसने क्लियर किया एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन तो 3D में होता है, क्योंकि 3D में 3 तरह के स्टैंडर्ड प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। जैसे इसने बात की ना एक्स वाई प्लेन से लेना, दैट मीन्स ये बात कर रहा है 3D की, और 3D में लाइन के ऊपर लाइन पैरेलल मानेंगे, ना कि कोइंसिडेंट मानेंगे। एक्चुअली कोइंसिडेंट लाइंस भी पैरेलल लाइंस का स्पेशल केस होता है, समझ गए, क्लियर है अभी। तो ऐसे मत मानना सर L1 L1 की कैसे पैरेलल होगी, पैरेलल लाइंस तो वो होती है जो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, L1 तो L1 से बार बार इंटरसेक्ट करेगी, तो कोइंसिडेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं मानना। ओके, इसका रीजन लिख देंगे कि L1 विल ऑलवेज बी पैरेलल टू L1, एज L1 इज पैरेलल टू L1, L1 पैरेलल L1, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ले लो दो लाइंस L1 एंड L2, और मान लो कि दोनों लाइंस जो हैं रिलेशन R में हैं होने का मतलब क्या हो गया कि L1 विल बी पैरेलल टू L2, बोलो, अगर वो रिलेशन R में है दैट मींस L1 इज पैरेलल टू L2, और अगर L1 इज पैरेलल टू L2 है, L1 पैरेलल L2, और अगर L1 L2 के पैरेलल है दैट मींस उल्टा भी लिख सकते हो कि L2 इज पैरेलल टू L1, और अगर L2 पैरेलल L1 है दैट मींस L2 L1 विल आल्सो बिलोंग टू रिलेशन R। तो स्टार्ट किया L1 L2 बिलोंग टू R से, खत्म किया L2 L1 बिलोंग टू R पे, इट इज सिमेट्रिक। चलते हैं लास्ट प्रूफ पे। अब अपने को 3 लाइंस लेनी है, L1 L2 L3, और अपने को ये 2 अजम्पशन करने हैं। एक अजम्पशन ये करना है कि L1 और L2 बिलोंग टू रिलेशन R होगा, और दूसरा अजम्पशन करना है कि L2 और L3 बिलोंग टू रिलेशन R होगा। अगर L1 और L2 बिलोंग टू रिलेशन R है तो उससे क्या रिजल्ट निकला, बोलो क्या, अगर L1 L2 बिलोंग टू रिलेशन R है तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, L1 पैरेलल टू L2, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। और L2 बिलोंग टू L2 L3 बिलोंग टू रिलेशन R है, तो इससे L2 पैरेलल टू L3, स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निकलेगा, L3 हो जाएगा, और उससे प्रूव हो जाएगा कि L1 L3 बिलोंग टू रिलेशन R, L1 पैरेलल टू L3, एंड उससे प्रूव हो जाएगा कि L1 L3 will also belong to relation R, so it is transitive, hence the given relation is an equivalence relation। अपने आप करना दोनों क्वेश्चंस को, नहीं आया तो वीडियो से कंसल्ट जरूर कर लेना। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो फटाफट से। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x+4। अब इसने एक पर्टिकुलर लाइन उठा ली, पर्टिकुलर लाइन उठा ली। अब इस लाइन से रिलेटेड सारे लाइंस का सेट बना के बताओ। तो इस लाइन से रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से होंगे जो इस लाइन से पैरेलल हो, इस लाइन से पैरेलल हो। अब 10th तक तो हम 2 पैरेलल लाइंस की इक्वेशन बनाना नहीं सीखते थे, लेकिन 11th में हम सीख चुके हैं, क्योंकि 11th में हमने स्लोप पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा कि 2 पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो अगर इसका स्लोप निकालूंगा, अभी मैं निकाल के बताऊंगा, अब याद भी दिलाऊंगा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, तो वो स्लोप जिन भी लाइंस का होगा वो सारी लाइंस इसके पैरेलल होंगी, होंगी नहीं होंगी बताओ, होंगी ना, ठीक है। देखो ये लाइन है ऐसे, मान लो ये एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका और इसका स्लोप एग्जैक्टली इक्वल होगा, एग्जैक्टली। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, जैसे मान लो इस लाइन का स्लोप निकाल लिया मैंने, अभी मैं निकाल के बता रहा हूँ। इस लाइन का स्लोप आएगा 2, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हो गई 2। तो 2 इसका स्लोप है, तो दुनिया में जितनी भी लाइंस हैं जिनका स्लोप 2 है
वो इससे पैरेलल होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो उसने क्या कहा था, वो सारी लाइंस सोच के बताओ जो इस लाइन से रिलेटेड है। तो इस लाइन से रिलेटेड वो सारी लाइन है जिनका स्लोप 2 है। हाँ तो सारी होने दो ना। तो एक लाइन से पैरेलल एक लाइन थोड़ा ना होती है, दुनिया में कितनी सारी लाइंस होती हैं जो एक लाइन से पैरेलल हो सकती है। समझ में आया? क्लियर है? उसको मैथमेटिकली वर्बल स्टेटमेंट्स में लिखना पड़ेगा अपने को। तो अपन लिखते हैं नाउ, लाइन का कुछ नाम दिया है इसने, अपन मान लेते हैं एल, है ना। नाउ अ लाइन एल belonging to set A is given with the given equation, with the equation y equals to 2x plus 4, comparing it with standard form, comparing it with, क्योंकि स्लोप चाहिए, comparing it with the slope form of a line, the slope form of a line that is, याद है 11th में सीखा था स्लोप फॉर्म क्या होती है, y is equals to mx plus c, we get slope m of the line L equal to, ठीक है, and we know that two parallel lines have equal slopes, two parallel lines have equal slope. ठीक है, so the set of all lines with slope 2, that is, ऐसी सारी लाइंस जिनका स्लोप 2 होगा, ऐसी सारी लाइंस जिनका स्लोप क्या होगा, 2 होगा, उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन सकती है, y is equals to 2x plus c। भाई mx plus c बनती है जहाँ पे c होता है y इंटरसेप्ट और m होता है आपका स्लोप, ये सीखा है। तो y इंटरसेप्ट तो कुछ भी ले लो, c की वैल्यू तो एनीथिंग ले लो, बट स्लोप 2 लेना है। तो ऐसी जो लाइंस होंगी जिनका स्लोप हमेशा 2 रहेगा, वो कुछ इस टाइप की दिखाई देंगी, y is equals to 2x plus c। मैंने लिख भी दिया कि सेट ऑफ ऑल लाइंस विद स्लोप 2, और फिर उसकी इक्वेशन बना के दे दी, आर रिलेटेड टू द गिवन लाइन, आर रिलेटेड टू द गिवन लाइन। देखो इसका पीछे आंसर क्या दे रखा है, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, यहाँ लिख देना, c क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर। इस टाइप की जितनी भी लाइंस होंगी वो सब उस लाइन से y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड हमेशा होंगी। इज दिस क्लियर? तो देखो रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर ही ऐसा है जिसके अंदर पूरी मैथ्स जो है वो अप्लाई हो जाती है। हमने पिछले साल क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, पूरा मतलब वर्बल चलता है सब कुछ, वर्बल में आपकी पूरी वर्बल नॉलेज चेक होती है। ठीक है, फटाफट से लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ओरली ही हैं वैसे तो, देख लो फटाफट से उनको भी। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 इज, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, और आर की डेफिनेशन दी हुई है साफ साफ जो भी है, देख रहे हो है ना। अब ये किसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आती है वो नहीं सोचनी, जब रेस्टोर फॉर्म ही दे दी तो इसी से काम चलाना है। आप करेक्ट आंसर चूज करो, किस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4, ये है क्या, ये रहा 1 1 2 2 3 3 4 4, चलो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक, तो उल्टा है क्या ये चेक करना है। तो देखो 3 2 दिख गया, 3 2 का उल्टा नहीं दिखा, ठीक है, हाँ। तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी की चेक करो, है ना। तो 1 2 2 से एंड होने वाला 2 2, तो 1 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। और 3 से एंड होने वाले देखो 1 3 3 3 1 3। 2 से एंड होने वाला देखो, 2 से एंड होने नहीं, 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही है 2 2, है ना। तो 3 2 2 2, तो 3 2 होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांजिटिव है। जहां जहां टेस्ट लग रहा है वहां वहां वो पास हो रहा है। अब जैसे 4 4 है, तो 4 से एंड होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला मिला ही नहीं, तो मिला ही नहीं, तो वो पास हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जिस बी, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। एक 16 और देख लो, फिर दोनों का आंसर मैच कर लेना पीछे से। इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स। अब आपको कैसा रिलेशन स्टैब्लिश करवा रहा है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट में से 2 को माइनस करने से निकलेगा,
इसको इजी लैंग्वेज में डिकोड करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट में प्लस कर दो प्लस करने से मिलेगा। समझ में आई बात? तो अब आप देखो बी को क्या लेना है, आपको बी को 6 से बड़ा लेना है। बी को हमेशा 6 से बड़ा लेना है और नेचुरल नंबर लेना है। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से ए उससे भी 2 बड़ा होगा, तो ए क्या हो जाएगा? 9, इसके हिसाब से 10, इसके हिसाब से 11, इसके हिसाब से 12। यानी कि पेयर क्या बना? 7,9 से पहला पेयर शुरू होगा। नहीं, ये तो बी है, सॉरी, 9,7 से। लेकिन ए को अपन ए को थोड़ी ना बी को हमको बड़ा लेना है, मतलब 6 से। तो ए तो छोटा होगा ना, 2 पॉइंट छोटा होगा, 5, 7 होगा ना पहला पेयर। बी इक्वल टू ए प्लस 2। अब आपको बी को 7 से बड़ा लेना है। हाँ सॉरी, मैंने 2 बढ़ा दिया इसमें, है ना? कम होंगे, सॉरी सॉरी। तो फिर तो ये फाइनाइट बनेगा, मुझे लग रहा था इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन फिर तो फाइनाइट बनेगा, क्योंकि फिर ए क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा? 8। तो भी इनफाइनाइट ही बन रहा है। देखो 5,7 से स्टार्ट करना है, फिर दूसरा 6,8, फिर 7,9, 8,10, इस तरीके के ऑर्डर पेयर बनेंगे। 5,7, देखो बी जो है, ए जो है बी से 2 कम है, बिल्कुल सही है। फिर आगे 6,8, 7,9 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे, है ना? और बी जो है हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। क्या 2,5 रिलेशन आर में होगा? होगा क्या? नहीं होगा। 3,8, क्योंकि 3 ले ही नहीं सकते आप। ठीक है, 6,8 जरूर होगा, 8,7 गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इजी। तो 15th का आंसर ऑप्शन नंबर बी है एंड 16th का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एक बार चेक कर लो बस, बी एंड सी। ओके, सो रिलेशंस खत्म, टाइप्स ऑफ रिलेशंस खत्म। नेक्स्ट टॉपिक विल बी अवर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कल शुरू करेंगे ये, उससे पहले आप यहां तक का सारा काम फेयर करो, और कोई डाउट हो तो आते ही कल पहले पूछ लेना। टाइम की कमी रहेगी आपके पास खुशी, क्लास 12th में, फिर भी ट्राई करो कि साथ का काम साथ के साथ होता रहे, साथ के काम में एग्जाम्पल्स भी आते हैं। तो आपका आज थोड़ा सा काम ज्यादा है, कुछ होमवर्क मैंने भी दिया है, प्लस इस एक्सरसाइज से पहले जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख के आना। अगर कोई डाउट हो तो आते पूछ लेना, नहीं होंगे तो वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।